नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी हमसफर आरजे चांदनी, और फिर से लाई हूं आपका ही फेवरेट शो जिसका नाम है वाह जिंदगी वाह। दोस्तों, कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, परंतु आज विद्यार्थी जीवन में भी अनेक समस्याएं हैं। कुछ विद्यार्थी अपने पथ से, अपनी राह से भटक जा रहे हैं, तो कुछ विद्यार्थी अपने अथक परिश्रम और लगन से सफलता के शिखर पर पहुंच जा रहे हैं, तो कुछ विद्यार्थी गलत संगत एवं गलत आदतों में फंसे जा रहे हैं। किसे कहेंगे एक आदर्श विद्यार्थी, या कैसे विद्यार्थी जीवन में आने वाली समस्याओं का निवारण किया जाए, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे स्टूडियो पर उपस्थित है आदरणीय माननीय मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार सभी श्रोताओं को, मेरा को भी नमस्कार। आपको भी प्यार भरा नमस्कार जी। प्रहलाद जी, कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, लेकिन आज जो हम सिनेरियो देख रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं विद्यार्थी के जीवन में आ रही हैं। आपके हिसाब से आदर्श विद्यार्थी किसे कहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि आज आदर्श विद्यार्थी जीवन जो आप कह रहे हैं, एक तरह से ये कहें कि शिक्षा तो विद्यार्थी ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो आदर्श शब्द इसके आगे जुड़ा है, वो आदर्श अर्थात उसके अंदर क्या क्वालिटीज होना चाहिए, क्या विशेषताएं उसके जीवन में होना चाहिए, वो शायद इतना बच्चों में अभी नहीं देखने में आ रही है। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं पेरेंट्स शिकायत करते हैं बच्चों की कि बच्चे बात नहीं मानते या अपने ढंग से चलते हैं जी। तो वास्तव में पहले जो एजुकेशन सिस्टम था, उसमें शिक्षा के साथ साथ उनको व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता था कि हमें अपने परिवार में माता पिता के साथ किस तरह से पेश आना है, या बड़ों को किस तरह से रिस्पेक्ट देना है, या जीवन में किन किन चीजों को मुझे धारण करना है। बट आज शायद वो सब चीजें कहीं भूल से रहे हैं लोग। तो आदर्श विद्यार्थी हम उससे ही कहेंगे जिसके जीवन में दिव्य गुणों की धारणा हो, उसकी व्यवस्थित दिनचर्या हो, बड़ों का वह सम्मान करता हो, उसकी वाणी में मधुरता हो, सब चीजें उसके जीवन में व्यवस्थित हो। मतलब टाल मटोल करने जैसी आदतें उसके जीवन में नहीं होनी चाहिए। अच्छे दिव्य गुण हो, अच्छी विशेषताएं हो, और सबको प्रिय लगे, सबके मन को भाए, उसको ही हम आदर्श विद्यार्थी कह सकते हैं। और उनका हर कार्य बहुत सुंदर रीति से हो, और हर कार्य में सफल हो, माने डिस्टर्ब ना हो, ना किसी को डिस्टर्ब करे, तो उनको हम आदर्श विद्यार्थी कह सकेंगे। यहाँ पे आपने दिव्य गुणों का उल्लेख किया है। दिव्य गुण यानी क्या? बहुत सही आपने कहा। देखिए, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमारे डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हमारे जीवन में होने चाहिए। जैसे हर्षित मुक्ता है, नम्रता है, धैर्यता है, मधुरता है, गुणग्राहकता है, समरसता है, सरलता है, विनम्रता है। ये सारे गुण हैं जो आज स्टूडेंट के जीवन में, ऐसे होना तो सभी के जीवन में चाहिए, लेकिन शुरुआत स्टूडेंट से ही होती है। अगर बचपन से ही या स्टूडेंट टाइम से ही हम इन सब चीजों को अपने जीवन में बना करके रखते हैं, तो हमारा पूरा जीवन बहुत अच्छा रहता है। तो आज व्यक्ति में यदा कदा एक दो गुण तो देखने में आ जाते हैं, लेकिन ये सारे ही गुण उसके जीवन में नहीं। जैसे मैंने आपको कहा हर्षित मुक्ता, तो आज हर बच्चा हम देखते हैं कि वो उसकी खुशी जैसे कि गुम हो गई है। वो खुशी उसके जीवन, जबकि ऐसा कौन सा बर्डन है, ऐसा कौन सा बोझ है जो उसकी खुशी को छीन रहा है। पढ़ाई तो एक सामान्य प्रक्रिया है, भाई आप आगे बढ़ते हैं तो पढ़ना तो होता है, लेकिन बोझ की उसमें क्या आवश्यकता, बोझ की क्या जरूरत है। लेकिन आज हर विद्यार्थी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी, ऐसा लगता है कि कोई बोझ को लेकर के चल रहा है, तो उसके चेहरे से खुशी गुम हो गई है। या खुश रहते भी हैं तो कुछ ऐसा प्रेशर उनके जीवन में आता है कई बार कि उनकी खुशी गुम हो जाती है। ठीक है, कई बार जैसे दूसरा गुण हमने आपको बताया नम्रता। आज विद्यार्थी जो होते हैं उनको इतना नम्र होना चाहिए, इतना मतलब उनका व्यवहार इतना सरल और सहज होना चाहिए कि वो किसी से भी बात करें तो हर एक के मन को मोह लें। बट आज कई बार बच्चों को जब देखते हैं तो उनसे पूछते हैं, भाई कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ इनकी शिक्षा दीक्षा हो रही है, लेकिन कई बार उनका व्यवहार जो होता है, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है, वो उतना अच्छा नहीं, रूड सा होता है, या वो एटीट्यूड वाला होता है, एटीट्यूड वाला। जबकि बहुत ही नम्र उनको होना चाहिए, क्योंकि अभी तो उनके जीवन की शुरुआत ही, आगे चल के तुम्हें बहुत कुछ करना है। लेकिन अगर बचपन से उनके अंदर ये सारी चीजें नहीं होंगी, तो फिर आगे का जो उनका जीवन है, वो उस जीवन से खुद भी परेशान रहेंगे और दूसरे भी उनसे दुखी रहेंगे, है ना। ऐसे ही मधुरता है, हमेशा मीठे बोल का प्रयोग करें, है ना। और पेशेंस उनके जीवन में, धैर्य उनके जीवन में होना चाहिए, है ना। दूसरों को रिस्पेक्ट देना। तो ये सारे जो गुण है ना, ये मैं समझता हूँ विद्यार्थी जीवन से ही
उसके जीवन में होना चाहिए, तब जाकर के उसका जीवन बहुत अच्छा जीवन बन सकता है। और इसे ही हम जो कहे आइडियल स्टूडेंट जो आप कह रहे हैं उसको हम कह सकेंगे, हाँ है ना? जी, ये बहुत अच्छी बातें बताई आपने और बहुत ही सुंदर तरीके से हर गुणों के महत्व को भी बताया कि कैसे अगर एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए, एक श्रेष्ठ विद्यार्थी बनने के लिए ये दिव्य गुणों की अगर धारणा की जाए तो बहुत ही सुंदर उनका जीवन, न कि वर्तमान बल्कि उनका भविष्य भी बहुत अच्छा बन सकता है। जी। दूसरा प्रश्न मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगी प्रहलाद जी आपसे कि ये जो समस्या है, कॉमन समस्या बनती जा रही है आज के विद्यार्थियों के अंदर कि घंटों-घंटों तक वो पढ़ाई करते हैं और जितना उनको याद रहना चाहिए वो याद नहीं रहता, या एग्ज़ाम के टाइम पर वो नर्वस फ़ील करते हैं, या जो भी उन्हें पढ़ा है वो सब भूल जाते हैं। तो कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ाया जाए? हाँ, बिल्कुल आपने ये भी ठीक कहा है। आज बहुत सारे विद्यार्थी भी देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई के लिए कई घंटे वो देते हैं, लेकिन फिर भी जी, उन सब चीज़ों को उतने अच्छे से लर्न नहीं कर पाते जो उन्हें करना चाहिए। एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ, यहाँ होता ये है कि ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ाई का अपना शेड्यूल बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं कि रात्रि में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो समझो रात को 9-10 बजे पढ़ने बैठे, सुबह 2-3 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं और फिर सुबह को वो सोते हैं। जबकि पहले के समय में मैंने खुद भी देखा है, मैंने भी स्टडी की है, मेरे पेरेंट्स जी। मुझे सुबह जल्दी जगा देते थे कि बेटा सुबह 4 बजे जग कर के पढ़ना है। सुबह का समय बड़ा अच्छा होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, अमृत वेला होता है ना? सुबह के समय मन शांत होता है। तो हम देखते थे कि आज वो कल्चर खत्म होता होता जा रहा है, मतलब जी। आज ज़्यादातर बच्चे 8 घंटे 10 घंटे बैठते ज़रूर हैं। एक्चुअल में पढ़ाई घंटों से नहीं होती, पढ़ाई होती है एकाग्रता से। भले जी। आप 8 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ाई करें, लेकिन उस समय आपका मन पूरी तरह से एकाग्र हो, तभी आप उन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकेंगे, लर्न कर सकेंगे। तो विद्यार्थी को चाहिए कि रात में वह जल्दी सो जाए और सुबह जब सो कर के जागता है, सुबह जल्दी जागे। उसका मन उस समय बड़ा शांत होता है और उस समय अगर वो 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई पढ़ता है, समझो कोई विद्यार्थी 4 बजे जागता है, तो 4 बजे से 6 बजे तक, 7 बजे तक अगर वह पढ़ाई करता है, तो सुबह 4 से 6 या 7 बजे तक की पढ़ाई दिन के 8 घंटे के इक्वल है। मतलब दिन में अगर वो 8 घंटे पढ़ता है और सुबह 2 घंटे पढ़ ले तो सब भी बराबर है। क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा माना गया है पढ़ाई के लिए, या फिर मैं तो ये कहूँगा हर कार्य के लिए सबसे अच्छा और उत्तम टाइम माना गया है। जिस समय मन शांत होता है, तो जब भी कोई ऐसा कार्य करते हैं हम जिसमें हमें सफलता मिले कम समय में, तो उसके लिए सुबह का समय बहुत अच्छा है। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि वह अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें और देर रात को पढ़ने की बजाय सुबह जल्दी जाकर के पढ़ें और रात को जल्दी सो जाए। तो आप देखेंगे कि विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, समय भी कम लगेगा और वह अपनी सब चीजों में समय देने लग जाएंगे। यहाँ पर मैं जी। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया था जो IIT की प्रिपरेशन कर रहा था। जी। उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया, लेकिन शायद उसको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला जितना वह चाह रहा था, तो उसने फिर दोबारा से एग्जाम देने के लिए प्रयास किया। बाद में वो बहुत डिप्रेस हो गया, मतलब उसको लग रहा था कि मेरे साथ के लोग सब आगे निकल गए हैं और अब पीछे रह गए और बार बार वही चीजें मुझे पढ़नी पड़ रही है, तो उसका मन नहीं लग रहा था दोबारा पढ़ने। जी। बहुत डिप्रेस हो गया। तो उनके जो पेरेंट्स थे, उनमें मदर जो थी उनकी, वो टीचर थी बेसिकली, तो उनको मालूम चला, तो वह हमारे पास लेकर के आए और उन्होंने बताया। तो हमने उनको बताया कि आपने अपने बच्चे को सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करने के लिए बोला, जबकि हर बच्चे को सारी चीजें साथ साथ सिखानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई के अलावा कहीं जाएंगे नहीं, किसी रिलेटिव से मिलेंगे नहीं या कोई सोशल एक्टिविटी नहीं करेंगे, या जब आप सब तरफ से कट कर देंगे तो फिर आप लगातार एक ही जैसा कार्य नहीं कर सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने बच्चों को उस तरह से भी थोड़ा सा उनको तैयार करना चाहिए कि वो सोसाइटी में भी अपना समय दें, स्पिरिचुअली भी थोड़ा अपने आप को बनाए, है ना? और अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे भी मिले जुले, माने सारी गतिविधियां उनको बचपन से ही सिखानी होती है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई करके जॉब करने चला जाएगा फिर वो सब व्यवस्थित हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर आपने बचपन से उनको ये सब चीजें नहीं सिखाई ना, तो आगे उनको जीवन जीने में बड़ी कठिनाई आई, क्योंकि वो लोगों से उतने मिले जुले नहीं, सोशल एक्टिविटी का भी कोई अनुभव नहीं रहा, नॉलेज नहीं रहता। जी। व्यवहारिक ज्ञान भी उनके जीवन। आपके कहने का मतलब है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट एक बच्चे के अंदर जरूर होना चाहिए। जरूर होना चाहिए, और वो तभी होगा जब पढ़ाई के साथ साथ बाकी सब चीजों की भी ट्रेनिंग उनको साथ साथ मिलती चले। पढ़ाई तो करनी ही है, लेकिन उसको व्यवस्थित, हमने पहले भी अभी मेंशन किया कि घंटों से पढ़ाई नहीं होती है। ज्यादातर बच्चे कहते हैं मेरा बच्चा 8 घंटा पढ़ता है, 10 घंटा पढ़ता है, 12 घंटा पढ़ता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई घंटों से नहीं होती है। आप 1-2 घंटे भी अगर एकाग्रचित होकर के पढ़ते हैं, कंसंट्रेट होकर के पढ़ते हैं, तो वो आपके 8-10 घंटे के बराबर है। मैंने कई विद्यार्थियों को ऐसे देखा है जो
भले इतने घंटे पढ़ाई नहीं करते, लेकिन वो सुबह सुबह को पढ़ाई करते हैं और उनको सफलता भी ज्यादा मिलती है और वह सारे कार्यों में एक्टिव रहते हैं। मतलब देखने में तो वो सब कार्यों में रहते हैं, परिवार के साथ भी होते हैं, फंक्शन में भी होते हैं, मिलते जुलते भी हैं, सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल होते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में भी शामिल होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जो है टॉप उसमें आ जाते हैं। कई लोगों को मैंने और टेंशन में भी नहीं रहते। वो जो प्रेशर आमतौर पे बच्चों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर जो बना रहता है, वो इतना स्ट्रेस भी नहीं लेते हैं, क्योंकि क्वालिटी वाला टाइम आप समझते हैं कि किस समय हमको पढ़ना है, किस समय पढ़ना है, कितना पढ़ना है। या उन्होंने, जैसे आपने बताया कि एक दिनचर्या वो लोग अपने हिसाब से अच्छे से सेट करते हैं, तो उनको ज्यादा तकलीफ नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। प्रहलाद जी, कई बार ये भी देखा गया है कि स्कूल में जो टीचर होती है उनका रोल सिर्फ सिलेबस को पूरा करना होता है। अगर बच्चों को कुछ डाउट होता है, वो क्लियर करना चाहते हैं, कई बार बच्चे तो झिझक करते ही हैं कि कैसे पूछा जाए, पर अगर वो हिम्मत करके पूछते भी हैं, डाउट क्लियर करना भी चाहते हैं, तो कई बार देखा जाता है कि क्लास में उनकी बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट की जाती है। वो तो चाहकर भी नेक्स्ट टाइम बच्चा वो कोशिश नहीं कर पाता है। ट्यूशन पे भी कई बार उनके साथ प्रॉब्लम्स होती है, वो अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये भी आपने ठीक कहा है। जो टीचर होते हैं और उनका काम है अपने स्तर पे प्रॉपर जो है, जो भी सिलेबस को पढ़ाने के लिए दिया गया है उसको कंप्लीट करना, लेकिन इसमें माता पिता की बड़ी भूमिका होती है। जो बच्चे उनकी पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम टू टाइम बच्चों को चेक करें कि उनके स्कूल में किस तरह की पढ़ाई हो रही है, ट्यूशन में किस तरह की पढ़ाई हो रही है, और वो जो पढ़ रहे हैं वो उनको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो क्योंकि बच्चे जो पेरेंट्स को शेयर कर सकते हैं वो किसी को नहीं कर सकते, और पेरेंट्स उनको हर हाल में सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि माता पिता ने एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया या एक अच्छी ट्यूशन पे उनको ज्वाइन करा दिया तो हमारी ड्यूटी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बीच बीच में अपने बच्चों से पूछें आज क्या पढ़ा, किस तरह से पढ़ा, आपको समझ आया। मतलब बीच बीच में मतलब बच्चों को पूछते रहना चाहिए और बड़े अच्छे ढंग से पूछना चाहिए ताकि वो हर बात शेयर करें। और अगर उनको लगता है समझ नहीं आ रहा है तो फिर पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए स्कूल में, टीचर को भी मिलना चाहिए कि भाई बच्चे को इस तरह से समझ नहीं आ रहा है, या थोड़ा सा और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो कहने का भाव है कि अगर पेरेंट्स इस तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि टीचर्स का काम है पढ़ाना, वो तो अपने स्तर पर जो उनको टास्क दिया गया, जो उनको सिलेबस दिया गया, स्वाभाविक है वो तो उसको कंप्लीट कराएंगे, लेकिन वो उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बीच बीच में माता पिता की भूमिका होती है अपने बच्चों के बारे में जानना कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ भी रहा है, नहीं पढ़ रहा है, समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर पेरेंट्स इस तरफ ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर जो है ना, ये समस्या खत्म हो जाएगी। जी, आप जैसा कह रहे हैं कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, यहाँ पे अहम भूमिका निभाता है। लेकिन जहाँ तक सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे की बात है, तो उनकी बातों को लेकर अगर पेरेंट्स स्कूल में अप्रोच करते हैं वहाँ तक ठीक होता है। लेकिन आपने भी देखा होगा, जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, 10th के हैं, 12th के, 11th, वो इतना जल्दी हाँ नहीं करते हैं कि उनके पेरेंट्स कहीं इन्वॉल्व हो, क्योंकि उनको ये फील होता है कि अगर पेरेंट्स ने कुछ आकर हमारे बारे में कुछ कहा तो वो फिर टीचर का जो नजरिया उस बच्चे के प्रति होता है, उस स्टूडेंट के प्रति होता है, वो जो विजन होता है वो फिर चेंज हो जाता है। तो बच्चे बहुत जल्दी रेडी नहीं होते हैं सर। ये कुछ एक बच्चों के साथ हो सकता है, बट ज्यादातर बच्चे क्या होता है वो चाहते हैं, मतलब बच्चों के साथ माता पिता को भी चाहिए वो इस तरह से रहें कि बच्चे उनको सारी बात बताएं और वो उनको लगे कि माता पिता उनके बहुत सहयोगी है और वो उनके लिए पॉजिटिव ही बोलेंगे। ऐसा बच्चों को बना करके रखना चाहिए, और ज्यादातर तो होता भी ऐसे ही है। कुछ एक बच्चे होंगे जो भले उनको अपना डर रहता होगा कि मेरे बारे में ज्यादा कुछ बोले नहीं या कुछ बताए नहीं, कुछ वीकनेसेस मेरी नहीं बताए, ये तो हो सकता है कुछ एक बच्चों में ऐसा होता हो, पर ज्यादातर बच्चे माता पिता के साथ बहुत अच्छे से मतलब क्या कहें फ्रेंडली होते हैं, बहुत अच्छे से उनका अच्छा वो रहता है बॉन्डिंग, कि वो अपनी बात घर पे शेयर कर सकते हैं और उनके पेरेंट्स उनके सपोर्ट में बोले तो उससे फर्क भी पड़ता है। जी, ये बात हुई जहाँ पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाते हैं या इंटरेस्ट दिखाते हैं या बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखते हैं, हर चीज़ का उनका ख्याल भी रखते हैं। लेकिन कई ऐसे पेरेंट्स हैं, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की बात की जाए, तो वो वर्किंग ही होते हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में है, तो ऐसे पेरेंट्स चाहकर भी वो समय नहीं दे पाते हैं बच्चों के साथ, वो क्वालिटी वाला टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने कहा कि उनसे पूछना चाहिए, समय समय अनुसार पूछना चाहिए कि आपके स्कूल में क्या चल रहा है, क्या वर्क दिया जाता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि बच्चों से ये पूछे कि आप ठीक हो। तो ऐसे भी बच्चे हैं। या जैसे आपने ये भी कहा कि अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया,
या अच्छा ट्यूटर हायर कर दिया, तो वो वहां तक ही अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं कि नहीं बच्चों के पीछे पैसा तो खर्च कर रहे हैं ना। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, ये तो समझना पड़ेगा, भले जी भी पेरेंट्स होते हैं या भले वो दोनों ही जॉब में होते हैं, लेकिन वो सब कर किसके लिए रहे हैं? आखिर तो इसलिए कर रहे हैं ना कि हमारा एक अच्छा परिवार हो, बच्चे भी अच्छी रीति पढ़े लिखे। अगर वो इतना भी समय अपनी व्यस्तता में से अपने बच्चों के लिए नहीं निकाल पाते, तो फिर उनका ये सब करने का फायदा ही क्या है? जी तो मैं ये कहूंगा कि वो भले कितने भी बिजी हो, कितने भी भले हस्बैंड वाइफ दोनों ही जो है जॉब में हो, बच्चों को ध्यान, पैसा खर्च करना एक अलग बात है, लेकिन सब चीजें पैसे से तो नहीं की जा सकती ना। खरीदी तो भी नहीं कर सकती। खरीदी भी नहीं जा सकती एग्जैक्टली। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि भले कितने भी बिजी हो पेरेंट्स, लेकिन उनको फिर भी भले वो रोज समय नहीं दे सकते, प्रतिदिन समय नहीं दे सकते, तो वीकली टाइम दे। कभी तो मतलब उनको बच्चों के बारे में पूछते ही रहना चाहिए बीच बीच में, ऐसा भी बच्चों को भी ऐसा नहीं लगे, और बीच बीच में उनके बारे में जैसे उनका एक फीडबैक मिलता रहे कि किस तरह से इनका पढ़ाई चल रहा है और कहाँ तक ये पहुंचे हैं, मतलब वो सब चीजें पेरेंट्स को पूछते रहना चाहिए। इतना तो समय देना ही चाहिए। और अगर पेरेंट्स ऐसे समय नहीं दे पा रहे हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है, मतलब नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये कहें कि जो आप कह रहे हैं कि ये समस्या, तो क्योंकि दूसरा कोई उन सब चीजों को इतने अच्छे से नहीं हैंडल कर सकता जितना माता पिता कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसलिए उसके लिए समय निकालना ही चाहिए। मैं तो यही सबसे अनुरोध करूंगा सभी माता पिता से जो भी मुझे सुन रहे हैं कि कितने भी बिजी हों, लेकिन अपने बच्चों को उनको टाइम देना ही चाहिए, और उनकी गतिविधियों के बारे में, एक्टिविटी के बारे में उनसे बीच बीच में पूछते रहना चाहिए, और कुछ अगर लगता भी है तो उसका समाधान भी उनको बताना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर वो समय नहीं निकाल पाते हैं तो फिर वो पेरेंट और बच्चे के अंदर वो जो रिलेशनशिप है उसमें दूरी आने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बच्चे इतने सिंसियर होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, सचमुच उन्हें पढ़ाई का भी बहुत शौक रहता है, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो इतने सक्षम नहीं होते कि उनके लिए अच्छी कोचिंग क्लास की फीस भर सकें या अच्छे स्कूल में पढ़ाई करा सकें, उतना खर्चा नहीं उठा सकते वो लोग। तो ऐसे विद्यार्थी आगे बढ़ना चाहते हैं पर किसी न किसी वजह से वो फिर उनकी पढ़ाई उतनी कर नहीं पाते हैं। देखिए, ये आपने जो कहा है कि जैसे उनके पास इतना आर्थिक रूप से वो इतने मजबूत नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छी स्कूल या अच्छी कोचिंग पर वो पढ़ा पाए, तो ये आवश्यक नहीं है। बहुत सारे केसेस आपने ऐसे देखे होंगे कि गांव में रहने वाले बच्चे या कोई किसान का बच्चा आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, या कोई और किसी एग्जाम को क्वालिफाइड करता है, टॉप कर लेता है, ऐसे आपने देखा होगा ना। तो ये सब एक्चुअल में डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को किस तरह का एटमॉस्फेयर दे रहे हैं। अगर आपके पास वो संसाधन नहीं भी है तो आप अपने बच्चों को एटमॉस्फेयर ऐसा दें एटलीस्ट कि वो वहां बैठ करके एकाग्रचित होकर के पढ़ सके। अच्छा वातावरण देंगे तो निश्चित तौर पर वो, भले आपके पास ये संसाधन नहीं भी है या आर्थिक रूप से आप मजबूत नहीं भी है, तो भी वो बच्चा अगर उसके अंदर हुनर है कुछ कर दिखाने का, उसके अंदर जोश जुनून है, तो वो अवश्य करके दिखाए, है ना। बस एटमॉस्फेयर उसको अच्छा था पढ़ने के लिए। तो आप जैसा कह रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि गवर्नमेंट ने भी काफी ऐसे स्कीम्स निकालते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करते ही है, वो भी एक जरिया होता ही है। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि पिछले कितने समय से विद्यार्थियों की जो पढ़ाई ऑनलाइन हो गई थी, अभी तो खैर ऑफलाइन हो गई है, रेगुलर स्कूल चल रहे हैं, पर ये जो 2 साल का जो समय आया ऑनलाइन हो गया, जहां हम बच्चों को मना करते थे कि मोबाइल नहीं देखना है, पर उनकी पढ़ाई सारी, उनका कारोबार भी सारा लैपटॉप मोबाइल पे आ गया, तो इस वजह से उनके मानसिक जो मन पे जो प्रभाव पड़ा है उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, समय अनुसार ये सारी चीजें जरूरी थी। अगर ये सब चीजें नहीं होती तो मैं समझता हूँ बच्चों का बहुत नुकसान होता। तो इनको हमें सदुपयोग करना है, सही रीति से यूज तो इनको करना है, लेकिन उसके एडिक्ट नहीं होना है ना। वो चीज हमें देखनी है कि हम उसके लिए भी समय निर्धारित करें। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई का तो अभी अब कम हो गया, उतना वापस से ऑफलाइन पर आ गए हैं, तो इन सब चीजों के लिए भी समय निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें अगर अब आजकल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और हम सब अपडेट होते जा रहे हैं, तो सब चीजों की जानकारी होना अच्छी बात है, नॉलेज होना चाहिए सब चीजों का, क्योंकि अब सब चीजें इसी पर ही आधारित हो गई है। मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर, इन सब चीजों पर ही डिपेंड हो गई बहुत सारी चीजें, या ये सब चीजें हमारे जीवन का एक हिस्सा हो, तो इनको यूज करें, लेकिन उसको टाइम निर्धारित करें उसके लिए और उसका सही सदुपयोग करें। मतलब कहीं मिसयूज उसका ना हो, अच्छी अच्छी चीजों की जानकारी लेना, और उसके लिए जो है ज्यादा टाइम हम उसमें नहीं दें, पर जितना हमारे लिए आवश्यक है उस अनुसार हम उसको यूज करेंगे, तो हमें उसका असर हमारे पर नहीं पड़ेगा और हम बहुत स्मूथली जो है आगे बढ़ सकेंगे। जी।
अगर बात की जाए हम शहरी क्षेत्र की, तो वहाँ तो शिक्षा का बहुत महत्व हो जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो आज की तारीख में भी वहाँ का जो लिटरेसी रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। उसमें भी ज़्यादातर अगर लड़कियों की बात की जाए, कुमारियों की बात की जाए, तो 7वीं 8वीं मुश्किल तक ही उनकी पढ़ाई की जाती है, या आगे उनको पढ़ना भी होता है तो कारण भले कुछ भी हो, चाहे घर की परिस्थिति ठीक ना हो या उनका जो स्कूल कॉलेज है वो गांव से काफी दूर होता है, तो पढ़ाई अधूरी रह जाती है। ये भी देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो। देखिए, पहले की तुलना में काफी अवेयरनेस आई है। पहले तो बहुत कम था ये रेशो, बट अभी काफी इंक्रीज हुआ है, मतलब काफी रेशो बढ़ा है। बट ये ना काफी है, इतने अकेले बढ़ने से कुछ ना, भी और अवेयरनेस की जरूरत है। हर माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, चाहे बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, क्योंकि अगर वह शिक्षित होगा तो वह अपने जीवन को बहुत सुंदर रीति से जी सकेगा। अगर शिक्षित नहीं होगा तो उसको कई सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो अभी इसकी और अवेयरनेस की जरूरत है। जो भी मुझे सुन रहा है, मैं तो उन सभी से यही निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको अच्छी शिक्षा जरूर हो। कुछ चीजें उनके लिए उपलब्ध कराएं या नहीं कराएं, उनके लिए संसाधन इकट्ठे कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन उनको शिक्षा तो जरूर दिलानी चाहिए। अच्छी शिक्षा अगर बच्चों के पास होगी तो फिर वह किसी के मोहताज नहीं होंगे, वह कुछ ना कुछ अपना करके अपने जीवन को बहुत बेहतर ढंग से जी सकेंगे और समाज के लिए भी एक अच्छी दिशा जो है तय कर सकेंगे। शिक्षा तो सबको देनी चाहिए। जी जी, इसमें भी अहम भूमिका जो निभाते हैं वो होते हैं ग्रामीण विकास क्षेत्र के जो उनके माँ बाप होते हैं। कई बार मैंने वो डर उनके अंदर देखा है कि बेटियों को दूर नहीं भेजना है, बेटियों को अकेला नहीं छोड़ना है। कहीं ना कहीं उनके मन में डर रहता है, खौफ रहता है। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि जागृति आई है, अवेयरनेस आई है, पर इतनी नहीं आई है, पर और भी आनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जो भी आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं आपकी बात जरूर सुनेंगे, समझेंगे और आगे प्रोत्साहित करेंगे शिक्षा को। देखिए, इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे शहर में और गांव में ये अंतर तो हमेशा से ही रहा है। शहर में क्या होता है, सारी संसाधन, सारी व्यवस्थाएं और सारा प्रशासनिक सब चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से, लेकिन गांव में क्या होता है वो सब चीजें इस सहजता से मतलब उपलब्ध नहीं होती है, उपलब्ध नहीं हो पाती। इसकी वजह से डर जो उनके अंदर, जो आप कह रहे हैं ना, जैसे बच्चियों को दूर भेजना है तो कैसे भेजें, तो ये है। इसके लिए गवर्नमेंट अपने स्तर पे अच्छे प्रयास करती है, लेकिन वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को भी इस तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ पे निर्मित करना चाहिए कि बिना डर के, बेझिझक होकर के बच्चे पढ़ने के लिए जाएं। अपने आसपास का ऐसा माहौल वहाँ के लोगों को भी क्रिएट करना चाहिए कि हमारे यहाँ के बच्चे अच्छी रीति पढ़ें और आगे बढ़ें। मतलब डर का माहौल कहीं नहीं होना, क्योंकि वहाँ पे उनको तुरंत अगर किसी प्रकार से कोई समझो कोई घटना घटती तो तुरंत उनको हेल्प करने वाला वहाँ कोई नहीं होगा सब, क्योंकि वहाँ पे उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होती। और ये आजकल रूरल क्षेत्र में ये बहुत सारी चीजें ऐसी देखने में आती, तो वही एक कारण होता है, इसलिए माता पिता थोड़ा संकोच करते हैं बच्चों को दूर भेजने में। अभी हमने देखा कई गाँवों में तो स्कूल नहीं होते, वो 5-5, 6-6 किलोमीटर बच्चे स्कूल पैदल जाते हैं, धूप में जाते हैं, है ना। और कई बार तो कई जगह नदी वगैरह भी बीच में होती है। मैं कई जगह एरिया में मैं जाता हूँ, रूरल क्षेत्र में देखता हूँ, तो नदी को क्रॉस करके बच्चे जाते हैं, कितना मतलब मेहनत करके जाते हैं। तो वो बहुत सारी चीजें होती है उसमें, लेकिन हाँ, पहले की तुलना में काफी कुछ लोगों के अंदर ये जागृति आई है। लेकिन अभी और सब मिलकर के जो है इस तरफ कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे बच्चियां सब अच्छी रीति पढ़ सकेंगे और साक्षरता का जो रेशो है, लिटरेसी का जो रेशो है, वो बढ़ जाएगा। जी, बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसलिए ज्यादातर जो बच्चे होते हैं ना ग्रामीण विभाग के, वो सिर्फ अपना प्राथमिक शिक्षा ही पूरी कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो वहीं तक ही पूरा रह जाता है उनका। उसका मूल कारण उनको व्यवस्था प्रॉपर ना हो पाना ही होता है, क्योंकि उनको दूर सब चीजें बहुत दूर होती हैं और व्यवस्था प्रॉपर नहीं होती तो दिक्कत होती है, जाने आने की तमाम सारी चीजें हैं। जी जी, पहले भी हम बात कर चुके हैं टीचर्स की, कि टीचर्स का यही रोल होता है कि सिलेबस पूरा करवाना है, जो कि सब जगह ये सही भी नहीं होता है। कई टीचर्स बहुत अच्छे से, मेहनत से, अपनी लगन से बच्चों के प्रति कार्य करती हैं, हार्ड वर्क करती हैं, पर ज़्यादातर टीचर्स की भी यह कंप्लेन रहती है कि बार बार पढ़ाने पर, बार बार सिखाने पर भी बच्चों की बुद्धि में जितना बैठना चाहिए, जितना उनको कैच करना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, क्या होता है, जब भी हम जैसे कोई भी बच्चे को समझो टीचर समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम एक बार बताया, हमने 2 बार बताया, नहीं समझ में आता तो हम थोड़ा सा
क्या कहेंगे, एग्रेसिव हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ों से नहीं समझाया जा सकता। ऐसे में चाहिए कि बहुत धैर्य से, बहुत पेशेंस के साथ, भले उसको 2 बार नहीं 10 बार भी बताना पड़े, तो उसको प्यार से ही समझाएँ तो उसको समझ में आएगा। लेकिन कई बार हमारे पास इतना पेशेंस नहीं होता है कि हम उसको बार-बार एक ही चीज़ बताएँ, और हम इतने इरिटेट हो जाते हैं, उसकी वजह से उसकी मानसिकता पर सही असर नहीं पड़ता और वो डर के मारे हाँ, हाँ बोल देता है, बट वो सीख नहीं पाता वो। और इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। लेकिन जो टीचर्स होते हैं उनको ये चाहिए कि वो बहुत ही प्यार से, स्नेह से 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर बताएँगे तो कोई भी बच्चा होगा हर चीज़ उसको मतलब समझेगा और उसको समझ में आएगी भी, है ना? तो वो उनको भी अपने व्यवहार में थोड़ा-सा चेंज करने की आवश्यकता है, या थोड़ा पेशेंस को और बनाए रखने की आवश्यकता है। वैसे तो वो लोग सब अच्छी रीति करते ही होंगे, लेकिन इसमें उनको भी समय-समय पर अगर इस तरह की उनके स्कूल में इस तरह के प्रोग्राम हो, टीचर्स के भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, और उसमें भी उनको ये सब चीज़ें अगर गाइड की जाए तो निश्चित तौर पर इसका फ़र्क पड़ेगा। जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आज आपने बताया कि एक आदर्श विद्यार्थी किसे कहते हैं और उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। खासकर आज मुझे जो बहुत अच्छी बात लगी वो था दिव्य गुणों के बारे में जो आपने बताया, दिव्य गुणों को धारण करने से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। दूसरी कड़ी में फिर से आपसे मिलेंगे और भी बातें करेंगे विद्यार्थी जीवन के बारे में। पर इस बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि हमारे मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कोच प्रहलाद जी ने बताया कि एक आदर्श विद्यार्थी किसे कहेंगे, सिर्फ उसका जीवन शिक्षा के प्रति जो उनका इंटरेस्ट होता है वहाँ तक ही सीमित रहकर नहीं, लेकिन एक ऑलराउंड डेवलपमेंट उसके अंदर होना चाहिए। और जो खास इन्होंने बताया कि बच्चों के अंदर, विद्यार्थी के अंदर दिव्य गुणों की धारणा जैसे मधुरता है, हर्षमुखता है, दिव्यता है, नम्रता है, ये सब चीज़ें अगर उनके अंदर धीरे-धीरे करके उनका विकास होता जाएगा तो मैं समझती हूँ ना कि उनका वर्तमान जीवन, विद्यार्थी जीवन, बल्कि उनका भविष्य भी बहुत-बहुत उत्तम बनेगा। और जैसे प्रहलाद जी ने बताया कि रात्रि का अभ्यास जो हम करते हैं उससे बल्कि हम अगर सुबह को जल्दी उठकर ये प्रयास करें, उस समय बैठे जिसे ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला कहा जाता है, तो उसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं विद्यार्थी जीवन के लिए। प्लस कंसंट्रेशन पावर जहाँ कमी दिखा रहा है आज, अनेक बच्चों की समस्याएँ, अनेक विद्यार्थियों की समस्या, वह भी धीरे-धीरे ज़रूर समाप्त होगी। फिर मिलेंगे दूसरी कड़ी में, तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।